क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज हम, और क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरिफिकेशन के ऊपर ही है। तो इसके दो पार्ट हैं, 4A एंड 4B। इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ मैं 4A कवर करने वाला हूँ। रीज़न बीइंग इसके 9 पॉइंट्स हैं जो कि वेरिफिकेशन के पॉइंट्स हैं और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, और इसके भी अपने 5 पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं पूरे 14 पॉइंट्स कवर करने बैठूँगा तो आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी ऑब्वियसली। तो अभी सिर्फ ये 9 पॉइंट्स कवर करते हैं हम लोग और आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये ऑडिट ऑफ बैंक्स है और सीए फाइनल ऑडिट का। इसके टोटल 24 क्वेश्चन है, तो 4 लगा लो हो गए, क्योंकि अब इस वीडियो के बाद 4th क्वेश्चन भी इनिशिएट हो गया, तो 20 क्वेश्चन पेंडिंग है, वो हम फटाफट से कर लेंगे। अब चलते हैं आगे। एक चीज़ बस और कि आप मेरी वीडियोज़ को 2x की स्पीड पर देखा करो, सो दैट आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं तो आराम से बता रहा हूँ, लेकिन आप आराम से सुनना नहीं है, थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो। मैं भी अपनी रिवीजन जब अपनी वीडियो से करता हूँ तो मैं इजीली 2x की स्पीड पर देख लेता हूँ। किसी को अगर नहीं पता कि ये स्पीड कैसे यूट्यूब पे इंक्रीज़ होती है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा। एज अ ब्रांच ऑडिटर ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक, हाउ वुड यू वेरीफाई द फॉलोइंग? एडवांसेस टू .com कंपनीज़। .com कंपनीज़ यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है, इसका कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। मतलब जब आप आंसर पढ़ोगे तो आप .com कंपनीज़ के लिए स्पेसिफिक वेरिफिकेशन कुछ नहीं देखोगे। जो भी हम एडवांसेस के लिए वेरिफिकेशन करते हैं हम वही देखने वाले हैं इसके अंदर। टोटल हमारे यहाँ पर 9 पॉइंट्स होंगे, अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स हैं पूरे। यहाँ पर जाकर हमारा 9th पॉइंट खत्म होता है। तो अब हम चलते हैं, एक एक पॉइंट रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे। Advances to .com companies. Evaluate the efficacy of internal control system in general to ascertain whether an advance is made only after satisfying itself as to the creditworthiness, ये एक कीवर्ड है, of the borrower and after obtaining sanction from the appropriate authorities, ये एक कीवर्ड है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन सिर्फ इतना कह रहा है कि आप जनरल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जनरली इतना तो चेक कर लो कि जो भी एडवांसेस मेड हुए हैं उसमें बोरोवर की क्रेडिट वर्दिनेस चेक हुई है, और जो भी सैंक्शंस लिए गए हैं लोन देने के लिए वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से हैं। बस यहाँ से 3 लाइन में ये बात बोली जा रही है, ये इसके कीवर्ड्स हैं। आगे चलते हैं। द सैंक्शन फॉर एन एडवांस मस्ट स्पेसिफाई अमंग अदर थिंग्स। जो सैंक्शन है उसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हो, जो सैंक्शन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, 5 चीज़ें बताएगा आपको ये। द टाइम, द लिमिट ऑफ बोरोइंग, लिमिट होनी चाहिए उसके अंदर। नेचर ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए। मार्जिन टू बी केप्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट एक अलग है। फिर टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, ये 5 चीज़ें आपकी सैंक्शन के अंदर होनी चाहिए। जब भी आपको सैंक्शन का अप्रूवल लेना है तो आप ये 5 चीज़ें ज़रूर उसके अंदर डालोगे। क्या क्या है? लिमिट ऑफ बोरोइंग, नेचर ऑफ सिक्योरिटी, मार्जिन्स टू बी केप्ट, इंटरेस्ट, टर्म्स ऑफ रीपेमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, अभी रिवाइज करते हैं इसको। आगे का पॉइंट बहुत ईजी है। ऑल्सो सी दैट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि एग्रीमेंट्स, डिमांड, प्रोमिसरी नोट्स, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन एक्सेट्रा, यानी कि 3 डॉक्यूमेंट्स बोले आपको, हैव बीन एग्जीक्यूटेड बाय द पार्टीज बिफोर एडवांसेस आर मेड। तो ये पूरे पॉइंट को ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल रहा था क्रेडिट वर्दिनेस और सैंक्शंस कैसे होने चाहिए, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से होने चाहिए। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल रहा था कि 5 चीज़ें जो कि सैंक्शन के अंदर होनी ही चाहिए, जैसे कि क्या क्या? एक तो लिमिट, नेचर ऑफ सिक्योरिटी, मार्जिन्स, इंटरेस्ट और टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, ये 5 चीज़ें हैं। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल रहा था कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, 3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोल रहा था। 3 डॉक्यूमेंट्स में क्या था? एक तो था एग्रीमेंट, एक था डिमांड प्रोमिसरी नोट्स, और एक था हमारा लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये 3 में मैंने इसे ब्रेक डाउन कर दिया पहले वाले पॉइंट को। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट ही थोड़ा सा बड़ा था, बाकी सब इतने बड़े नहीं हैं। सेकंड कहता है एग्जामिन लोन डॉक्यूमेंट्स सच एज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स। ये सेकंड पॉइंट में आपको लोन डॉक्यूमेंट्स बोलने को बोल रहा है। लोन डॉक्यूमेंट्स कितने हैं? सिर्फ 3 हैं। 3 क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी कह सकते हैं इसको। 2 रेजोल्यूशन बोल रहा है आपको, एक तो बीओडी का और एक शेयर होल्डर्स का। सेकंड पॉइंट सिर्फ इतना है। ये आपके लोन डॉक्यूमेंट्स हो गए। थर्ड पे चलते हैं। वेरीफाई द बिजनेस प्लान, आप बिजनेस प्लान भी देखो ऑफ द कंपनी, स्पेशली वेयर द रेवेन्यू मॉडल इज इन प्लेस। अगर रेवेन्यू मॉडल आप मतलब अगर अवेलेबल है तो बिजनेस प्लान पूरा का पूरा समझो।
वेरीफाई वेदर द कंपनी डिपेंड्स ऑन आउटसाइड फंडिंग और कैन सेल्फ जनरेट फंड्स। बेसिकली आपको बोल रहा है बिजनेस प्लान समझने को कि आपका जो बिजनेस है वो आउटसाइड फंडिंग से चलता है या सेल्फ जनरेटेड फंडिंग भी आप कर सकते हो। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जामिन इन केस द सिक्योरिटी इज इन द फॉर्म ऑफ मोर्टगेज। तो सिर्फ अपार्ट फ्रॉम मॉर्टगेज डीड, उसके अलावा क्या लेना है? अपार्ट फ्रॉम मॉर्टगेज डीड और लेटर ऑफ इंटेंट टू क्रिएट मॉर्टगेज। मॉर्टगेज डीड लिखा है इंग्लिश मॉर्टगेज के लिए और लेटर ऑफ इंटेंट बोला है एक दूसरी मॉर्टगेज के लिए, इक्विटेबल मॉर्टगेज के लिए। इसकी डिटेल में नहीं जाते कि इंग्लिश मॉर्टगेज और इक्विटेबल मॉर्टगेज क्या है। तो अपार्ट फ्रॉम मॉर्टगेज डीड आपको क्या लेना होगा? द एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरओसी से जाकर उस चार्ज का रजिस्ट्रेशन भी चेक करना होगा। ये आपको मिल जाएगा जब आप एडवांसेस चेक करोगे, वेरिफिकेशन करोगे तो आप ये भी मांगोगे। तो इसके साथ हमारे 4 पॉइंट्स हो जाते हैं। 5th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अब हम। रिव्यू द ऑपरेशन ऑफ एडवांस अकाउंट। आप जितने भी एडवांस अकाउंट्स हैं उसका ऑपरेशन एक बार रिव्यू करोगे टू सी दैट लिमिट इज़ नॉट जनरली एक्सीडेड। ऐसे तो नहीं कि लिमिट एक्सीड हो गई। दैट द अकाउंट इज़ नॉट बिकमिंग स्टैगनेंट। ऐसा तो नहीं कि अकाउंट जो है वो स्टैगनेंट हो गया है। ये चाहे एक बार को रहने दो, नहीं भी पढ़ोगे चलेगा। दैट द अकाउंट इज़ नॉट विंडो ड्रेस्ड। ऐसा तो नहीं कि कोई विंडो ड्रेसिंग कर रखी है जी। विंडो ड्रेसिंग फिर बाद में बताइए कैसी है। बाय रनिंग डाउन ओवरड्राफ्ट एट द ईयर एंड अगेन ड्राइंग फर्दर एडवांसेस इन द न्यू ईयर एक्सेट्रा। तो इसमें 3 चीज़ें निकल कर आई। एक तो आपकी लिमिट तो नहीं एक्सीड हुई, अकाउंट स्टैगनेंट तो नहीं हुआ और आपने विंडो ड्रेसिंग तो नहीं करी। विंडो ड्रेसिंग को बता देना। ईयर एंड पे आप क्या करोगे? ईयर एंड पे क्या करा है? रनिंग डाउन ओवरड्राफ्ट एट द ईयर एंड अगेन ड्राइंग फर्दर एडवांसेस इन द न्यू ईयर। साल के एंड में थोड़े से ओवरड्राफ्ट आपने रीपे कर दिए, बाद में जैसे साल खत्म हो आपने दोबारा से वो कर लिया, ताकि जो बैलेंस शीट डेट है, क्लोजिंग डेट है, उस डेट पर आपका ओवरड्राफ्ट बहुत ज़्यादा विड्रॉल, मतलब बहुत ज़्यादा विड्रॉड ना दिखे। ठीक है, विड्रॉ ज़्यादा ना हो रखा उसमें से। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 6th पॉइंट। अभी तक हम 5 पॉइंट्स कर चुके हैं। 6th पॉइंट देखेंगे अब हम। ये भी एक बड़ा पॉइंट है। एग्जामिन वेदर देयर इज अ हेल्दी टर्नओवर इन द अकाउंट। सबसे पहले क्या बोला आपको? हेल्दी टर्नओवर चेक करो। हेल्दी टर्नओवर एक कीवर्ड होगा। इट शुड बी सीन दैट द फ्रीक्वेंसी एंड द अमाउंट्स ऑफ क्रेडिट इन द अकाउंट आर कम्युनिसेट विद सैंक्शन लिमिट एंड द नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर। बहुत बड़ी बात बोल दी इसने। बोला कि फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट्स ऑफ क्रेडिट्स, जितने भी क्रेडिट साइड आ रहा है आपका, उसके फ्रीक्वेंसी चेक करो, उसकी वॉल्यूम चेक करो और देखो कि जिस हिसाब से आपने उसे जो सैंक्शन लिमिट कर रखी है उसके हिसाब से है वो उसको कमेंसरेट करती है या नहीं करती है। ये देख लेना। तो यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक पढ़ लिया। एनी अनयूजुअल आइटम्स इन द अकाउंट शुड बी केयरफुली एग्जामिन बाय द ऑडिटर। ये तो बहुत जनरल लाइन है, बहुत जगहों पर यूज़ कर सकते हो। ऑडिटर को कोई भी अनयूजुअल आइटम दिखेगा तो उसे केयरफुली एग्जामिन करेगा। इफ़ द ऑडिटर रिव्यू इंडिकेट एनी अनहेल्दी ट्रेंड्स, ट्रेंड होना चाहिए था ऐसा, ट्रेंड निकला हमारा ऐसा, तो आप इसको क्या करोगे? आप क्या करोगे? अकाउंट शुड बी फर्दर एग्जामिन। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ से लेकर एनी अनयूजुअल आइटम से लेकर यहाँ तक कोई भी बड़ी बात लिखी इन्होंने? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अनयूजुअल है तो केयरफुली एग्जामिन करो, अनहेल्दी ट्रेंड है तो फर्दर एग्जामिन करो। चलो आगे देखते हैं। द ऑडिटर्स एग्जामिनेशन शुड ऑल्सो कवर ट्रांजेक्शन इन द पोस्ट बैलेंस शीट डेट पीरियड। बैलेंस शीट डेट के बाद भी आप चेकिंग करोगे। जो अभी जैसे हमने ऊपर विंडो ड्रेसिंग देखी थी वैसा तो कुछ नहीं हो रखा। बैलेंस शीट डेट के बाद भी आप थोड़ी सी चेकिंग अपनी कंटिन्यू रखोगे। लार्ज ट्रांजेक्शन इन मेजर अकाउंट्स, जो बड़े बड़े एडवांसेस हैं आपके बैंक में, उसमें जो लार्ज ट्रांजेक्शन है उसको ईयर एंड पे देखना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई कि उसमें कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम बात है पूरी। बैलेंस शीट डेट के बाद भी देखना है और सेम चीज़ बोल दी, बैलेंस शीट डेट के बाद इरेगुलरिटी चेक करनी है लार्ज अकाउंट्स में और लार्ज ट्रांजेक्शन ऑफ मेजर अकाउंट्स। सेम चीज़ बोल दी। ये दिखते बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ है, जब इसको ब्रेक डाउन करो तो कुछ भी नहीं निकलता। चलो आगे चलते हैं। 7th पॉइंट बहुत ईजी है, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रिव्यू करो पीरियोडिक स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू असेस द रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस। ये सब आप रिव्यू करो ताकि आपको पता चल जाए कि एडवांस की रिकवरेबिलिटी कैसी है। चलो लास्ट के 2 पॉइंट बचे हैं। वेरीफाई वेदर द एडवांसेस इज सिक्योर्ड। पहले तो ये चेक करो कि एडवांस क्या सिक्योर्ड है और डिटरमाइन वेदर द सिक्योरिटी इज लीगली इन्फोर्सेबल। आपको सिक्योरिटी दी मान लो एक बिल्डिंग की, एडवांस से लोन ले लिया बैंक से और सिक्योरिटी में रखी एक बिल्डिंग, लेकिन बिल्डिंग डिस्प्यूटेड है, तो वो बिल्डिंग को आप क्या कहोगे कि वो लीगली इन्फोर्सेबल सिक्योरिटी नहीं है। अब इसी को आगे एक्सप्लेन करते हैं। दैट इज वेदर द नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटी रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा हैव बीन कंप्लाइड विद। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज थी वो करी या नहीं करी। वेदर द सिक्योरिटी इज इन द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द बैंक, बैंक के कंट्रोल में तो है वो सिक्योरिटी, ऐसे तो नहीं किसी और के पास हाइपोथिकेट हो रखी है। एंड टू व्हाट एक्सटेंट द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी असेस्ड रियलिस्टिकली कवर्स द अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन द एडवांस। आपने एडवांस दिया 1 करोड़ का, बुक्स में वो बिल्डिंग जो सिक्योरिटी में रखी गई थी वो 2 करोड़ की है,
आप लेकिन उसकी रियलिस्टिकली वैल्यू देखो कि कितने में निकलेगी, लेट्स से 1.5 करोड़ में निकलेगी, तो रियलिस्टिक वैल्यू एडवांस को कवर कर रही है, 1.150% कर रही है। 1 करोड़ के लोन पे 1.5 करोड़ की रिकवरेबिलिटी वाली सिक्योरिटी है आपके पास, ठीक है। इसको भी ब्रेक डाउन करोगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा ज़्यादा। लास्ट आता है एंश्योर दैट प्रॉपर प्रोविजनिंग नॉर्म्स हैव बीन अप्लाइड। हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं, उसमें एक क्वेश्चन प्रोविजनिंग नॉर्म्स के ऊपर भी आता है, तो वो आप देख सकते हो। हैव बीन अप्लाइड इन व्यू ऑफ नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ टर्म्स कपल विद इरेगुलर पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिफॉल्ट्स इन रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जब भी आपको नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ टर्म्स दिखे या कोई इरेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट दिखे या कोई डिफॉल्ट दिखे, तो आप प्रॉपर प्रोविजनिंग नॉर्म्स, मतलब कि गलती से अगर आपका एडवांस एनपीए बन जाए तो आप उसकी प्रोविजनिंग, सिर्फ उसकी प्रोविजनिंग कैसे करोगे, उसकी प्रोविजनिंग प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से करोगे। प्रूडेंशियल नॉर्म्स हमें कौन बताता है, बैंक्स को कौन बताता है, आरबीआई, हमारा ओम्बड्समैन। तो इसी के साथ हमारे 9 पॉइंट्स पूरे हो गए हैं, ब्रेकडाउन मैंने कर दिए। अब जब आप खुद सेल्फ रीड करोगे तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आई थिंक, और अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 4th बी भी बस आने वाला है चैनल पे, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। थैंक यू सो मच।